हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेस जोधपुर पर। जब मैं आपका दोस्त रवि आपके लिए बायोलॉजी के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कोशिका या सेल से संबंधित संपूर्ण जानकारी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके लिए ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम जहां पे साइंस पूछी जाती हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें आपको सबसे बाहर की ओर प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली या कोशिका कल्ला कहा जाता है, ये लेयर है। अगर यहाँ पे पादप कोशिका होती है तो इसके बाहर एक और लेयर होती है जो कोशिका भित्ति होती है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कोशिकांग दिखाई दे रहे होंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण कोशिकांग की बात करते हैं ये है केंद्रक। केंद्रक सारे कोशिकांगों का नियंत्रण करता है। केंद्रक के बाहर ये है केंद्रकीय झिल्ली, और इसी केंद्रकीय झिल्ली के फलन से यानी फोल्डिंग से एक नए कोशिकांग जिसको बोलते हैं अंतर्प्रदेवीय जालिका का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चिकनी अंतर्प्रदेवीय जालिका लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे खुरदरी अंतर्प्रदेवीय जालिका लिखा हुआ है। चिकनी और खुरदरी अंतर्प्रदेवीय जालिका का कहने का मतलब बस इतना है कि खुरदरी जो अंतर्प्रदेवीय जालिका है वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसे खुरदरी कहते हैं। यहाँ पे आपको और कोशिकांग दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं छोटे छोटे जो कोशिकांग राइबोसोम, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अतिरिक्त लाइसोसोम। तारक केंद्र, तारक के अंदर केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका के अंदर ये नहीं पाया जाता है। वहीं ये कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक और कोशिकांग जिसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। वो पिछला चित्र था वो जंतु कोशिका का था और ये पादप कोशिका का है। उसमें और इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि पहला तो ये है कि कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर यहाँ पे एक और लेयर है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसके अलावा ये आपको बड़ा सा ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाली, ये बड़ी सी रिक्तिका या रसदानी है। बड़ी रिक्तिका या रसदानी या इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये केंद्रक है वो कॉर्नर की ओर शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बाकी सारे लगभग वही कोशिकांग है। एक और कोशिकांग की मैं बात कर लेता हूँ, ये हरितलवक, हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर इसका अभाव होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है लेकिन पादप कोशिका में होती है। दूसरी चीज हरित लवक, जो पादप कोशिका के अंदर होता है लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। और तीसरी चीज है बड़ी रिक्तिका, जो जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है या छोटी छोटी होती हैं और पादप कोशिका के अंदर बड़ी होती है। और चौथी चीज तारक के अंदर या तारक काय, जो जंतु कोशिका में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन पादप कोशिका के अंदर एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं या जीवन की आधारभूत इकाई होती है। तो जीवन की आधारभूत इकाई या शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अब कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक जब कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? तो उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो हिस्टोलॉजी हो जाता। अगर ये पूछे कि शरीर विज्ञान उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको फिजियोलॉजी। और अगर जीव जगत के जितने कितने भी जीव हैं उनका नामकरण से संबंधित, जैसे कुत्ते का नाम कैनिस होता है, बिल्ली का नाम फेलिस होता है, ऐसे अगर ह्यूमन का नाम होमोसेपियंस होता है, उन सब का अध्ययन करते हैं तो वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। अगर सवाल ये होता कि कोशिका की खोज किसने की या फिर ये होता कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो ऑप्शन में उत्तर होता रॉबर्ट हुक। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की तो खोज की, लेकिन वो कोशिका मृत थी। और यहाँ सवाल पूछा गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसमें आंसर आएगा एंटन वॉन लीवेनहॉक। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। कार्ल बेंडा,
कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। नेक्स्ट सवाल कि कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये किसी भी नाम से सवाल आ सकता है। कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक का कार्य तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के अंदर ये भोजन बनाने का कार्य होता है। लाइसोसोम या लयन काई, जिसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने में सहायक है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को या लयन काई को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर होते हैं बहुत सारे पाचक एंजाइम, बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। और ये जब भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा रहता है तो उस कंडीशन में ये लाइसोसोम फट जाता है और सारे पाचक एंजाइम इसमें से बाहर आ जाते हैं और स्वयं कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, यानी कोशिका को ही अपघटित कर देते हैं। इस वजह से इसको आत्मघाती थैली या इंग्लिश में कहे तो सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहते हैं। यानी कि ये कोशिका का सुसाइड कर लेती है कोशिका इस लाइसोसोम की वजह से। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो जीव जगत है, संपूर्ण जीव जगत है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी या पौधे, पादप, 5वां जगत है जंतु या एनिमेलिया, जंतु जगत या एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर मुख्य रूप से एक तो आते हैं जीवाणु, दूसरे आते हैं नील हरित शैवाल और तीसरे आता है माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो ये तो सबसे छोटी कोशिका ना होके शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सवाल यहाँ आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अगर सवाल आ जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो वो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। लाल रक्त कोशिका या आरबीसी, तो आरबीसी वो केंद्रक विहीन कोशिका होती हैं। स्तनधारियों के अंदर ये केंद्रक विहीन होती है परिपक्व आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का कार्य है। तो हरित लवक पादपों के अंदर पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके दौरान पादप, सूर्य है, CO2 और इन हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। इसकी सहायता से और पानी की सहायता से, इन सब की सहायता से ग्लूकोज या भोजन बनाता है जो कि बाद में स्टार्च या मंड के रूप में पादपों के अंदर संचय हो जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? हरित लवक। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान तो लाइसोसोम करता है, सभी कोशिकांगों का नियंत्रण केंद्र करता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगर आत्मघाती थैली तो लाइसोसोम, कोशिका के शक्ति ग्रह तो माइटोकॉन्ड्रिया और यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे पादप और जंतु कोशिका को आपस में विभेदित नहीं किया जा सकता है? अपन ने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया उसमें पढ़ा था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी हरित लवक, बड़ी रिक्तिका
और तारककाय, इन 4 बेसिस के आधार पर मुख्य रूप से अपन अंतर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं होती है। पादपों होती है, जंतुओं में नहीं होती है। हरित लवक पादपों होता है, जंतुओं में नहीं होता है। बड़ी रिक्तिका पादपों होती है, जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं होती है। और तारककाय पादपों में नहीं होता है, जंतुओं में होता है। तो अपन कोशिका भित्ति के आधार पे विभेदित कर सकते हैं। हरित लवकों को बड़ी रिक्तिका के आधार पर भी विभेदित कर सकते हैं, तारककाय के आधार पर भी विभेदित कर सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर अपन विभेदित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल जंतु जगत के जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है। कवक के अंदर कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन की बनी होती है। पादपों के अंदर भी होती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह की बनी होती है। जीवाणु के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है जो नाम और नाक जैसे चीजों से बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक या पराकेंद्र की कोशिका का गुण है। देखो, कोशिका को, ये जैसे कोशिका है, इसके अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर होती है दोहरी झिल्ली। इसी बेसिस पे और दूसरे चीज होते हैं कोशिकांग, जिनमें भी होती है झिल्ली। तो इसी बेसिस पे है कि कोशिका के अंदर केंद्रक है वो सुस्पष्ट है या नहीं है, और जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो उपस्थित है या नहीं है। इस बेसिस के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, 2 रूपों में बांटा गया है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि पुरानी कोशिका या फिर प्राचीन कोशिका, जिसके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है और ना ही इसके अंदर झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। दूसरी आती है यूकैरियोटिक कोशिका या सुकेंद्र की कोशिका, जिसके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट होता है, यानी केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है और झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अस्पष्ट केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली का अभाव। बिल्कुल सही बात है, केंद्रक झिल्ली का अभाव भी होता है और अस्पष्ट केंद्रक होता है। दूसरा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग की अनुपस्थिति। बिल्कुल सही बात है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते इसके अंदर। तीसरा है केवल 70S राइबोसोम। ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका या सुकेंद्र की कोशिका किस जगत के जीवों में नहीं पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है, बाकी प्रोटिस्टा में होती है, फंजाई के अंदर होती है, जंतु एवं पादप के अंदर भी होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। केवल मोनेरा ऐसा जगत है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बाकी चारों जगत है जिसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण आप याद रख लेना। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, यीस्ट भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम, ह्यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अमीबा आपको पता है इस तरह का, जिसकी कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती है, और ये अपने इसमें कूटपादों की सहायता से, कूटपाद होते हैं, इनकी सहायता से गमन करता है, गति करता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो कोशिका भित्ति से संबंधित बताना है कि पादप कोशिका मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। ये भी सही बात है। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही कथन है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका कल्ला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इससे संबंधित आपको सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है अर्ध पारगमीय और चयनात्मक। बिल्कुल सही बात है। कोशिका झिल्ली, जैसे ये है कोशिका और ये हो गई अपनी इसकी कोशिका झिल्ली, तो ये क्या करती हैं कि यहाँ से कुछ पदार्थ होते हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, या अंदर के कुछ पदार्थ है वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ये डिसाइड करती है, ये निर्णय लेती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाने चाहिए और कौन से बाहर आने चाहिए। तो इस वजह से ये अर्ध पारगमीय, यानी कि आधी चीज़ों के लिए ही पारगमीय है, आधी चीज़ों को ही अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है। और चयनात्मक, बिल्कुल सिलेक्टिव है, सबको चयन करके अंदर बाहर करती है। तो ये तो सही हो गया। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं, ये बात भी सही है। कोशिका झिल्ली होती है वो इस तरह से दोहरी लिपिड की लेयर, और इसके अंदर बीच बीच में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे बनी हुई। मुख्य रूप से अगर पूछ ले कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो मुख्य रूप से लिपिड या वसा की बनी होती है।
तीसरा ऑप्शन है कोशिका के दोनों ओर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है, नियंत्रित करती है। और चौथा है कि उपयुक्त सभी सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी सही है। गलत मिलान का चयन करना है। लाइसोसोम पाचक एंजाइमों का भंडारण करता है, सही बात है, भंडारण करता है। अंतःप्रद्रवीय जालिका या ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वसा एवं प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ये भी सही बात है। आपको मैं बता दूं कि केंद्रक है, केंद्रक के जो बाह्य झिल्ली होती हैं, इसके फोल्डिंग की वजह से अंतःप्रद्रवीय जालिका का निर्माण होता है, और ये दो प्रकार की होती है। अगर इस अंतःप्रद्रवीय जालिका के ऊपर ये छोटे छोटे डॉट यानी राइबोसोम अगर चिपक जाते हैं तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका होती हैं। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो चिकनी होती है। तो चूंकि राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण है, तो इस वजह से खुरदरी है, अब वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, और जो चिकनी होती है वो वसा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इसका संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण पदार्थों का परिवहन करता है, ये बात भी सही है। जैसे यहाँ से जो भी पदार्थ बना है, चाहे प्रोटीन बना है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल, तो ये होते हैं गोल्जी। गोल्जी उपकरण है, ये होते हैं, यहाँ से कोई भी पदार्थ होता है उसको पुट्टिका के रूप से यहाँ से लेते हैं, फिर इसको शिफ्ट करते हैं, फिर ऐसे करके इसका परिवहन करते हैं। इस वजह से तो गोल्जी उपकरण को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो पदार्थों का परिवहन करते हैं, सही बात है। चौथा है राइबोसोम कोशिकीय शोषण, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण है और कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर या फिर आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक इकाई या सूचनाओं का मास्टर है वो डीएनए को कहा जाता है। डीएनए, डीएनए ये मुख्यतः केंद्र के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी अपना अपना डीएनए होता है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है किस आकार की कोशिकाणु को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो इसमें आप याद रख लेना 100 माइक्रोन तक की जो साइज है उसको नग्न आंखों से यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, 100 माइक्रोन यानी 10 की घात -6 मीटर भी आ सकता है, या इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 100 माइक्रोन, सॉरी 100 इंटू 10 की घात -6 यानी कि 10 की घात -4 मीटर, या कभी कभार आ सकता है 0.1 mm, किसी भी रूप में ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोन के अंदर होता है 10 की घात -6 मीटर, उस हिसाब से ये 10 की घात -4 मीटर भी आ सकता है, या 0.1 mm भी हो सकता है। तो 100 माइक्रोन तक की जो कोशिकाणु है उसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, उससे छोटी को नहीं देख सकते। नेक्स्ट सवाल है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 आंसर क्यों हुआ? क्योंकि सूत्र कणिका एक झिल्ली युक्त अंगक है, और अपन ने पहले भी पढ़ा कि जीवाणु जो मोनेरा जगत के अंदर आता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, उसमें कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, तो यहाँ सूत्र कणिका 0 हो जाएगी। यहाँ अगर हरित लवक पूछ ले तो भी 0 ही करना है आपको। नेक्स्ट है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव, तो इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव अपना माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट, डीएनए किस में पाया जाता है? तो देखो डीएनए केंद्र के अंदर पाया जाता है मुख्य रूप से, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर डीएनए होता है, हरित लवक के अंदर भी डीएनए होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर ऐसे सवाल आ जाता है मुख्य रूप से डीएनए किस में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है मिसोसोम किस में पाए जाते हैं? तो देखो मिसोसोम होते हैं जो अपन ने दो प्रकार की सेल देखी, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक में तो सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, तो सारे काम जो है श्वसन वगैरह है, एटीपी का निर्माण, वो है झिल्ली युक्त कोशिकांग कर लेते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते नहीं है, तो इस वजह से उसमें क्या होती है, कुछ मिजोसोम, कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं मिजोसोम, वो इसके अंदर काम करती हैं ये सारे काम। तो वो मिजोसोम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो देखो राइबोसोम झिल्ली कोशिकांग नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली तो हर कोशिका का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, तो ये कोशिका झिल्ली भी दोनों में होता है, केंद्रक भी दोनों में होता है। लेकिन अगर इसमें कोई ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो जाता तो वो प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट हो जाता और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हो जाता। अगर यहाँ पे सुस्पष्ट केंद्रक होता ऑप्शन में, तो भी अपन कहते हैं कि भाई सुस्पष्ट केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। कोशिका सिद्धांत 1838 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन
एम स्लाइडन एवं टी स्वान ने एक कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या है कोशिका सिद्धांत? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो देखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार ही जीवों को 5 जगतों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उस हिसाब से बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आ जाते हैं, तो ये तो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप था। कवक भी था, प्लांट्स या पौधे भी थे, लेकिन वायरस या विषाणु ये कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट, खुरदरी अंतर्प्रदेवीय जालिका को चिकनी अंतर्प्रदेवीय जालिका से किसकी उपस्थिति के आधार पर अलग कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम खुरदरी पे उपस्थित होते हैं, जबकि चिकनी पे नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ये प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने शब्द का प्रयोग किया था। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द से अभिप्राय। तो देखो, ये होती है कोशिका, ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर ये हो गया केंद्रक, इसके अतिरिक्त सारे बहुत सारे कोशिकांग हैं। तो अगर जीव द्रव्य होता है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर जितने सारे पदार्थ है, चाहे भले वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे केंद्रक हो, चाहे भले कोई भी हो, सारे पदार्थ यानी कि जो कोशिका झिल्ली के अंदर सारे जो पदार्थ है वो सब जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब जीव द्रव्य, अब एक और टर्म होती है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है कि जो जीव द्रव्य है उनमें से अगर आप केंद्र को माइनस कर दो, यानी कि इस केंद्र के अतिरिक्त जो भी यहाँ पे कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ पड़ा है वो सारा कोशिका द्रव्य है, और उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन है केंद्र के अतिरिक्त कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित सभी पदार्थ। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि केंद्र के अतिरिक्त कोशिका झिल्ली के अंदर सभी पदार्थ होते हैं, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य नहीं। दूसरा है केंद्र के अंदर उपस्थित द्रव्य। केंद्र के अंदर उपस्थित द्रव्य यहाँ है जो पदार्थ, उसको तो केंद्रक द्रव्य, उसको तो केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तीसरा है कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक सहित सभी पदार्थ। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक सहित सभी पदार्थ। नेक्स्ट, अगुणित कोशिका से संबंधित गलत कथन है। अब देखो, थोड़ा सा अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये कोशिका है, कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्र के अंदर पाई जाती है क्रोमेटिन जालिका, जो बाद में गुणसूत्रों के रूप में बदल जाती है। तो ये इस तरह से गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र एक ही प्रकार के दो गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित, और इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। और अगर गुणसूत्र एकल रूप में पाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार का एक ही गुणसूत्र है, दूसरा इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे अगुणित कोशिका, अगुणित, और इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मानव के अंदर टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं एक कोशिका के अंदर। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये जोड़ी के रूप में होते हैं। अपन कहते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। वहीं अगर शुक्राणु और अंडाणु की बात करें तो उसमें ये गुणसूत्र होते हैं वो सिर्फ 23 ही होते हैं, यानी कि जोड़ी के रूप में नहीं होते हैं, वो अगुणित कोशिकाएं हो गई। और जब ये कोशिका द्विगुणित कोशिका है, इसके अंदर विभाजन होता है और आधे गुणसूत्र इसमें चले जाते हैं, आधे इसमें चले जाते हैं, तो इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से ये जो अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अगुणित कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित कोशिका से आधे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है मानव शरीर में शुक्राणु और अंडाणु अगुणित कोशिकाएं, बिल्कुल सही बात है। जो भी युग्मक होते हैं यानी जो जनन में भाग लेते हैं वो जनरली अगुणित होते हैं। नेक्स्ट है द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री यानी कि जो गुणसूत्र आधे रह जाते हैं तो ऐसे बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगुणित कोशिका में गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाया जाता है, ये गलत हो गया। अगुणित कोशिका में तो गुणसूत्र एकल रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में नहीं होते हैं, जोड़े के रूप में द्विगुणित में होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत 1838 में किसने प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने हैं और कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। तो अपन ने पहले भी चर्चा की है, ये एम स्लाइडन एवं टी स्वान ने बताया था। अब कभी कभार ये सवाल पूछ लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या था, तो उसमें आपको ये
सेंटेंस याद रखना है कि सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने हैं और कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। इसमें ऑप्शन की और चर्चा कर लेते हैं। रुडोल्फ विर्चो, इसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इसने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन से बनती हैं। ये 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने बताया। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की या सबसे पहले कोशिका खोज की है। नेक्स्ट है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और ये बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका विभाजन से बनती है। तो ये बताया है रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में वे अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर या पानी। यानी कि कोशिका के अंदर कोशिकांग तो होते ही हैं, इसके अंदर जो जितना जो मेजर पार्ट है यानी जो मेन पार्ट है वो होता है वाटर, जो 70% तक होता है कोशिका में, और बाकी 30% के अंदर दूसरी चीजें होती हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कोशिका झिल्ली के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन हो जाता लिपिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये पैकेजिंग शब्द है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि अंतर्प्रदेवीय जालिका से कुछ वसा, कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन वगैरह बनती है। इसको कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको अपन गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं। ये इनका ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। पैक करता है पहले इन पदार्थों को इसमें और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कार्य कौन करता है, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 34 है, लवक या प्लास्टिड से संबंधित कार्य को सही विकल्प चयन कीजिए। तो लवक या प्लास्टिड से संबंधित, देखो लवक होते हैं ये केवल पादप के अंदर ही होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, यानी कि वर्ण होता है, कलर होता है, जिनको क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है अवर्णी लवक, जिनमें कोई कलर नहीं होता है, इनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इनका क्या कार्य है? वर्णी लवक ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे गुलाब का गुलाबी रंग है, तो ये जितने कितने भी जो रंग है वो प्रदान करने का कार्य वर्णी लवक करते हैं। अवर्णी लवक ये कोई कलर प्रदान नहीं करने का कार्य करते हैं, ये संचय या फिर संग्रहण, जैसे आलू के अंदर अवर्णी लवक होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। और हरित लवक ये हरा रंग प्रदान करता है एक तो, और दूसरी चीज प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन है कि वर्णी लवक रंग प्रदान करना सही बात है, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट संचय का कार्य सही है, हरित लवक प्रकाशन सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, केंद्रक या नाभिक में, या इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूक्लियस में, एक महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, उससे संबंधित गलत कथन चुनिए। जैसे ये केंद्रक है, इसके अंदर इस तरह से जालनुमा संरचना पाई जाती है, वो होती है क्रोमेटिन जालिका। तो ये क्रोमेटिन जालिका होती है, जनरली नॉर्मल अवस्था में है अगर कोशिका, तो ये क्रोमेटिन जालिका इसी जाल के रूप में पाई जाती है। लेकिन अगर कोशिका को विभाजन करना है, इसको नई कोशिकाएं बनानी है, तो उस कंडीशन में ये क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्रों के रूप में इस तरह से गुणसूत्रों के रूप में बदल जाती हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो होता है डीएनए और दूसरी होती है प्रोटीन। और प्रोटीन में भी मेनली कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो ऑप्शन है कि इसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, सही बात है। डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, सही बात है। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बदल जाती है, ये भी सही बात है। और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। तीनों के तीनों जो ए बी सी ऑप्शन है वो राइट है। केंद्रक विहीन कोशिका है, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं है। देखो जनरली जो स्तनधारी, जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, यानी मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं उसके आरबीसी, और आरबीसी भी कौन सी? परिपक्व आरबीसी। परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक ऊंट ऐसा है जिसके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। तो यहाँ मैं आप बात कर रहा हूँ मानव परिपक्व आरबीसी की, तो ये तो केंद्रक विहीन है। चालनी नलिका, चालनी नलिका देखो क्या है कि पौधों के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो भोजन का जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, वो फ्लोएम नाम का उत्तक करता है। और फ्लोएम का जो एक पार्ट होता है चालनी नलिका, वो चालनी नलिका होती है, इस तरह से संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, उपयुक्त दोनों। तो मानव आरबीसी के अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, और चालनी नलिका के अंदर जो पौधों के अंदर फ्लोएम उत्तक में होती है उसमें भी केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट
जंतुओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। तो जंतुओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन डी, तारककाय या सेंट्रोसोम। तर्कु तंतु क्या होते हैं कि जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर गुणसूत्र इस रूप में होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और यहाँ पे इन ध्रुवों पे यानी कि कोनों पे कुछ सेंट्रोसोम होते हैं, जो कुछ रस्सी जैसी संरचना, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, वो लाके इस गुणसूत्र को मध्य में से बांधते हैं और फिर एक दूसरे की ओर खींचते हैं, जिससे ये गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाते हैं और बाद में जो दो कोशिकाएं बनती हैं तो उसके अंदर आधे इसमें आ जाते हैं और आधे इसमें आ जाते हैं। तो वहाँ तर्कु तंतु का निर्माण कोशिका विभाजन के समय ये सेंट्रोसोम या तारककाय करता है। नेक्स्ट है कोशिका के गति एवं गमन में सहायता, मतलब सहायक संरचना है। तो गति एवं गमन का कार्य कौन करता है? एक है सीलिया, फ्लैजिला दोनों और तारककाय। तो सीलिया भी गति एवं गमन का कार्य करता है, फ्लैजिला भी गति एवं गमन का कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों। देखो ये जैसे कोशिका है, इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटा रचनाएं होती हैं और बहुत सारी संख्या में होती है। ये होते हैं सीलिया या पक्षमाप, ठीक है। और दूसरे होते हैं कि कुछ कोशिकाएं होती है जिसमें एक या दो जैसी संरचना होती है और लंबे होते हैं बिल्कुल, और ये होते हैं कसाब, या फिर इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। जैसे पैरामीशियम होता है तो उसके अंतर्गत ये बहुत सारे सीलिया होते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका में बड़ी डैश 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 पाई जाती है, जिसकी वजह से केंद्रक कोशिका के मध्य में ना होकर कोशिका भित्ति की ओर होता है। अपन ने डायग्राम के अंदर शुरू में देखा था कि यहाँ पे एक बड़ी सी इस तरह से एक संरचना होती है, जिसकी वजह से केंद्रक यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये बड़ी चीज पादप कोशिका के अंदर क्या होती है? रसधानी, या फिर इसको बोलते हैं रिक्तिका। ये पादप के अंदर कुछ पदार्थों का संचय करके रखती हैं ये भी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वैक्यूल। वो संरचना क्या हो जाएगी? रसदानी या रिक्तिका। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है कि गलत मिलान का चयन करना है अपने को। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। तो बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति है वो कोशिका को दृढ़ बना के रखती है, मजबूती प्रदान करती है, ये तो सही हो गया। ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक, बिल्कुल सही बात है, ये वसा और प्रोटीन वगैरह है उनका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करने कार्य करता है। ऑप्शन सी है साइटोस्केलेटन, कोशिकीय कंकाल का निर्माण करना। देखो इसके अंदर कोशिका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, वो क्या करती है, ये भी कोशिका को जो कंकाल निर्माण करती हैं, यानी कि कोशिका को सहारा देती है, मजबूती प्रदान करती हैं। और ऑप्शन डी है तारककाय, कोशिकीय श्वसन। तो ये तो गलत हो गया, तारककाय कार्य तो तर्कु तंतु का निर्माण है और कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो गलत हो गया ऑप्शन डी। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी बंदे को हेल्प मिले। थैंक यू।